मेन हाईलाइट क्या है जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो नंबर्स अप्रूव किए हैं? देखिए कामरान, इसके 3-4 बड़े जो आपके माशी अहदाफ होते हैं, जिसमें सरमायाकारी का हदफ होता है, सेविंग्स का, नेशनल आपकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ उसका नंबर होता है, और महंगाई का। ये 4 बड़े अहदाफ होते हैं। फिर सब सेक्टर जो होता है कि कौन से शोबे में कितना जो टारगेट है वो रखा जाएगा, उसकी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देती है। फिर अगले साल का जो तरक्याती बजट होगा, वफाक का तो प्रॉपर मंजूर होता है, और सूबे जो है वो अपना इंटीमेट कर देते हैं कि हम इतना खर्च करना चाह रहे हैं। इन सारे जो अहदाफ हैं इनकी मंजूरी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। अनलाइक पास्ट, इस दफ़ा थोड़ी सी यूनिक चीज़ ये हुई है कि अनलाइक अ पॉलिटिशियन, इस दफ़ा जो APCC की मीटिंग की सदारत की है वो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान साहब ने की है। पहले ये होता था कि एहसन इकबाल ही डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होते थे, तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब नहीं समझा उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाना, तो वो प्लानिंग मिनिस्टर है, और मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात नहीं होते CTWP की मीटिंग चेयर करना या APCC की चेयर करना। तो एहसन इकबाल साहब ने बेहतर समझा फिर एक गैर मुल्की दौरा ही कर लिया जाए। तो वो जो एक पाक सेटेलाइट लॉन्च हुआ उसकी लॉन्चिंग के लिए वो चाइना चले गए, और एक टेक्नोक्रेट ने जो है आज पाकिस्तान के अगले माली साल के मुआशी अहदाफ और जो तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी। इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई सियासतदान या एक मिनिस्टर अगर इस मीटिंग को चेयर करता तो अल्टीमेट नंबर्स पे फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क पड़ता है। जो एक पॉलिटिकल माइंड होता है वो जो लोगों की ज़रूरियात होती है उसका ख्याल रखता है, ओवरऑल चीज़ों को वो बेहतर तरीके से देख सकता है इन टर्म्स ऑफ द पीपल पर्सपेक्टिव। लेकिन जो टेक्निकली साउंड लोग होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वो ज़्यादा परवाह करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को एक स्टेबल पाथ के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन चेयर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, अगर एहसन इकबाल भी होते तो उनके पास भी शायद इतनी चॉइसेस ना होती। ये एक दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। एक जो सियासतदान होता है वो बाज़ दफ़ा जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ले आता है। एट टाइम्स वो ठीक भी होता है, लेकिन जो अगर हालात आपके टफ हों तो फिर वो ठीक नहीं भी होता। तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल एज सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि एक एक्स ब्यूरोक्रेट और एक टेक्नोक्रेट ने आज APCC के इजलास की सदारत की। कभी ये होता था उनके दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा होता था। उसके बाद तो फिर ज़्यादातर जो चेयरमैन आए, डिप्टी चेयरमैन आए हैं प्लानिंग कमीशन के, वो आपके पॉलिटिशियंस आए हैं। बीच में डॉक्टर खबर बड़ी क्या है, क्या खबर बड़ी आज की बेहतरी का कोई इम्कान है? तो ऐसा नाज़रीन कोई इम्कानात नहीं लग रहे। लग ऐसा रहा है कि जो मुश्किल हालात आवाम के लिए हैं इस साल भी वो अगले साल भी जारी रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगले माली साल का जो हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ रखा है वो 3.6% रखा है। इस साल का हदफ 3.5% था, लेकिन ग्रोथ हुई 2.4%। और 3.6% जो GDP ग्रोथ का हदफ है उसके साथ ही जो महंगाई का हदफ है वो 12% रखा है। महंगाई का जो हदफ है वो लगता है थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है, और जो GDP ग्रोथ का है वो इट सीम्स क्लोज टू रियलिस्टिक, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कोई बहुत बड़ी जो GDP ग्रोथ की तरफ हुकूमत कोशिश नहीं कर सकती। जैसे ही वो फिर कोई बड़े अहदाफ रखती है 5-6% के, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और आप ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो जो बड़े चंद अहदाफ हैं जिसमें GDP ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 3.6% रखा गया है। ज़राअत के शोबे का हदफ सिर्फ इस दफ़ा 2% रखा गया है। उसकी एक वजह यह है कि जो ओवरऑल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कोई अगले माली साल में कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। एक तो वजह है कि वैसे हाई बेस बहुत ज़्यादा थी, गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई, जो चावल है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, गन्ने की फसल अच्छी हुई, लेकिन इसके जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो इस दफ़ा गंदम के साथ सूरत हाल हुई है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से लगता नहीं कि अगले साल कोई इससे ज़्यादा बेहतर है। 2% सिर्फ ग्रोथ का हदफ रखा है। सनतों के शोबे में कोई बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं है। अगले साल भी 4.4% ग्रोथ का हदफ रखा है, लेकिन इस साल से बेहतर है जिसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ग्रोथ ही 1.2% ग्रोथ इस दफ़ा इनकी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी फाइनल नंबर्स आने हैं। उसके साथ ही जो खिदमत का शोबा है उसके लिए भी 4.1% ग्रोथ का हदफ है। यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन टारगेट्स अभी भी जो लग रहे हैं लो लग रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की ओवरऑल मारूजी हालात है उसमें ये काफ़ी टाइट अहदाफ लग रहे हैं। कामरान, इसके अंदर जो एक चीज़ बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये इवन के हम 3.6% ग्रोथ की अगर बात भी कर रहे हैं तो इसको अचीव करना जो है क्या ये हो जाएगी, और या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इसका इन्हिसार होगा। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ये सारी चीज़ें आज APCC के सामने रखी हैं कि कौन से 10 बड़े जो मुहर्रिकात होंगे जिसकी वजह से अगर वो हो गए तो महंगाई
और आपका जो जीडीपी ग्रोथ का अहदाफ है वो हासिल हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो नहीं होंगे। वो अहदाफ, वो जो फैक्टर्स हैं, उसमें उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ मेंशन की, उन्होंने कहा जी कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस अब बीट होना चाहिए। अब ये कहने को तो एक छोटा सा एक जुमला है, लेकिन ये पूरी एक पाकिस्तान की कहानी बयान कर देता है कि ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होगा, हम बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए, नहीं हो पा रही, सरमायाकारी पहले ही 50 साल तारीख की सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर है। तो जो फर्स्ट कंडीशन प्लानिंग कमीशन ने जो इसमें हाईलाइट की है कि वो जो फैक्टर जो ग्रोथ की तरफ आपको लीड करेंगे वो है अपबीट कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। होता है नहीं होता है वक्त बताएगा। दूसरी चीज़ जिसमें आपका भी इंटरेस्ट होता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि अगर पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर आप जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो रुपया स्टेबल होगा, रुपया स्टेबल होगा तो महंगाई का हदफ हासिल होगा। तीसरा उसके अंदर उन्होंने जो फैक्टर कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अंडर द IMF प्रोग्राम। अब IMF के प्रोग्राम का वक्त के ऊपर होना ये बहुत जरूरी है, और फिर हो के उसको स्टेबलाइजेशन को जो अभी चल रही है इनकी फेज उसको कंटिन्यू करवाना। और जब जैसे आप स्टेबलाइजेशन फेज में होते हैं काम, उसमें फिर आपके पास जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो नहीं रहते। अगली जो बात उन्होंने कही है जी कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो है रिफॉर्म्स की, वो स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर सूरत हाल ये है कि AJK में प्रोटेस्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे हट गए और थोड़ा सा दबाव पड़ा। जो स्टेट और एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड्स थे उनकी तश्कील नो की थी वज़ीर आज़म ने, उससे लगता है पीछे हट गए। उसके हवाले से कल हम के प्रोग्राम में डिटेल में भी बात करेंगे। फिर जो सपोर्टिव मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज की बात की। अब ये जो चीज़ है IMF के प्रोग्राम में आपको सपोर्टिव इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज नहीं मिलती। IMF आपको टाइट पॉलिसीज की कहता है। ये वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होगी कि शरह सूद में कम करें। अब ये फैक्टर इतना बड़ा है, ये फिर ओवर शेडो कर देता है जो 3.6% ग्रोथ का हदफ है। फिर उनका जी आपके जो गैर मुल्की कर्जे हैं और जो इन्फ्लोज आने हैं, दोनों चीज़ें उसमें वो सस्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मौसम भी अच्छा होना चाहिए। ये भी एक शर्त है, क्योंकि ज़राअत में अगर 2% भी ग्रोथ लेने तो अच्छा मौसम होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स, बाकी जो उसकी खाद है उसकी अवेलेबिलिटी, और लास्ट उनका जी एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम होना चाहिए। कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलत तो उन्होंने नहीं कहा कि ये ऐसे ही है कि अगर मैं अपनी आमदन में इजाफा करना चाहता हूँ, अगर इंडिविजुअल भी अप्लाई करें तो ज़ाहिर है उसके लिए शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगी। अगर आप मैं एक टारगेट रख लेता हूँ कि जी मैंने अगले पूरे साल इतने पैसे कमाने हैं, ये वाली गाड़ी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, प्लॉट लेना है, तो उसकी शर्त यही होती है कि फिर उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़े होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो जब तक आप वो सारे लवाजमात पूरे नहीं करेंगे तो फिर तो मुमकिन नहीं है। दूसरा इसके अंदर जो एक और जो फैक्टर है कि मसलन जो महंगाई की शरह है अवाम के लिए वो बहुत इंटरेस्ट है उसमें, कि पिछले 2 साल के मुकाबले में तो एक कंसिडरेबल आपको उसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है कि महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम होगी। अगर 12% है, गवर्नमेंट ये कह रही है, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं लाइक जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब, उनकी जो अपनी स्टडी है या उनका जो भी फार्मूला है उसके तहत तो वो कह रहे हैं कि अगले साल 19 से 20% तक रहेगी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? डू यू थिंक कि जो पाशा साहब की जो स्टडी है दैट इज़ मोर रियलिस्टिक, या फिर कोई जो फार्मूला है उसमें डिफरेंस है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है और जो हफीज़ पाशा साहब अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत हमेशा ओवर एम्बिशियस होती है अपने जो इन्फ्लेशन का जो हदफ है उसको लेकर। इस साल का जो टारगेट था वो 21% था एवरेज इन्फ्लेशन का, उसके बावजूद 26, 27 या 25% के आसपास आपकी महंगाई की शरह इस साल रहेगी। हदफ जो है हुकूमत सेट करती है, इसको हासिल करने की जो जिम्मेदारी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की होती है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो महंगाई को, उसकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। वो मुसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मिस कर रहा है। अब बात आ जाती है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की। पिछले दिनों मेरी एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई पाशा साहब से, वो इस्लामाबाद आए हुए थे, तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मैंने कहा गवर्नमेंट जो है कुछ 12% के करीब टारगेट कर रही है, IMF का ख्याल है कुछ 13% महंगाई होगी, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में उनका जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है और उसके अंदर उनके जो 2 फैक्टर्स उन्होंने जो लिए हैं, जो IMF के जो टैक्स के हवाले से उनकी डिमांड्स हैं पाकिस्तान से, अगर उनको आप जहन में रख लें, और जो उन्होंने करेंसी की डिवैल्यूएशन की बात की अपनी रिपोर्ट के अंदर, कुछ 329 रुपये का $1 वो रफली ले रहे हैं, तो कहते हैं इन दोनों चीज़ों को अगर आप फैक्टर इन कर लें तो एवरेज जो महंगाई की शरह है अगले साल उनके ख्याल में 19 से 20% होगी। एक चीज़, आज जब APCC का इजलास हुआ
उसमें वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे भी होते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रेप थे, उन्होंने कमेटी को उनका ये ख्याल था कि ओवरऑल तो उनको ये जो टारगेट्स हैं इन लाइन लग रहे हैं, लेकिन उनका जी बजट में क्या आता है हमें कुछ नहीं पता अभी। उन्होंने कहा जी बजट हमारे सामने नहीं है, तो अगर बजट में कुछ ऐसे मैयज लिए गए जिससे महंगाई हुई तो फिर ये 12% का जो हदफ है वो मुश्किल होगा। अच्छा, इसमें एक जो फैक्टर है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह जो पिछले 3-1 साल में रुपए की जिस तरीके से बेकदरी हुई है। अब हफीज़ पाशा साहब की जो एस्टिमेशन है कि शायद अगले माली साल में एवरेज जो है वो 329 नहीं, हफीज पाशा की नहीं है ये डॉक्टर साहब की नहीं है, ये आईएमएफ ने जो नंबर अज्यूम किया अपनी रिपोर्ट के अंदर जो लेकिन जो मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो माली साल अब क्लोज हो रहा है इसमें भी शायद आईएमएफ का और जो कुछ इंडिपेंडेंट जो व्यूज थे वो यही थे कि ये 300 से भी क्रॉस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेडली रुपए की जो कदर है वो स्टेबल रही। तो ये भी जो स्टेबल उस तरीके से नहीं था, असल में शॉर्ट टर्म में स्टेबल था। इसी रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ और अच्छा कि आपने पॉइंट रेज कर दिया, पिछले साल का जो एवरेज एक्सचेंज रेट आया था वो 245 रुपए का आया था एवरेज, ठीक है, 2022-23 में। इस माली साल का अभी तक का जो एवरेज एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 285 रुपए है। आपके इस वक्त 279 रुपए के ऊपर है जो डे ट्रेडिंग हो रही है आपकी, एवरेज 285 है। कुछ 13.5% की रुपए की कदर में इस साल भी कमी हुई है। एक जो चीज इसके अंदर कही गई है आज की मीटिंग में, जो डिस्कशन में भी आई है, इसके वर्किंग पेपर में भी आई है, वो ये कि रुपया वो और जो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायरे दोनों अंडर प्रेशर रहेंगे अगले माली साल में। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल डेट की रीपेमेंट्स हैं वो काफ़ी हैवी आ रही हैं।